So, the next topic is large number of lines in the hydrogen atom spectrum. उसका रीजन क्या है? एक्चुअली मैं टॉपिक में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ 2 या 3 वीडियोस पहले कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, पर आपको इतनी सारी लाइंस जो है वो क्यों नजर आती हैं? तो उसके बेटा देखो रीजन सिंपल है कि आप जो भी सैंपल लोगे हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट तो हाइड्रोजन की गैस ही है, मान लो तुमने सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन भी ली तो उस 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन गैस, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्चुअली में? चलो इलेक्ट्रॉन्स की तो बात छोड़ो, पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द एटम्स। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप एटम पता करना चाहते हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम्स, हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन के हर एटम में एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आपको ये बात समझ आती है। तुमने सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन ली जो कि बहुत कम है, उसमें भी तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से दुगने इलेक्ट्रॉन मिले। और मैंने क्या बोला लास्ट वीडियो में कि जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हो बाय एनी सोर्स, जैसे मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही दे दिया, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये टूट जाएगा एटम्स में, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो टूट जाती है अपने 2 हाइड्रोजन के एटम्स में, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये बराबर बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तुमने दिया उसमें से हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन 5 किलो जूल एनर्जी ले रहे हो, 10 50 ले रहे हो, 10 हो सकता है 600 ले रहे हो। हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर वो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर जाएगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन पहले में जाए, पहले ऑर्बिट में, कोई हो सकता है दूसरे में जाए, कोई हो सकता है तीसरे में, कोई चौथे में, एंड इवन इन द फिफ्थ। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा, सीधी सी बात है। और क्योंकि हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, तो जब ये वापस आएगा, ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। भाई 5वां जो है 5 से अगर कोई पहले में आ रहा है तो अलग एनर्जी इमिट करेगा, कोई चौथे से पहले में आ रहा है तो अलग करेगा, कोई तीसरे से पहले में आ रहा है, कोई दूसरे से पहले में आ रहा है। तो क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अलग अलग एनर्जी जो है वो इमिट करेगा। तो आपको अलग अलग लाइंस क्यों नजर आती हैं? सबकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। अगर वो एनर्जी जो इमिट कर रहे हैं वो अलग अलग है, तो इसका मतलब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या होगी? अलग अलग। तो आपको इतनी सारी लाइंस नजर आती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और सब अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कर रहे हैं, तो सोच के देखो कितनी ज्यादा लाइंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन इतनी सारी लाइंस को हमने थोड़ा पढ़ने के लिए, सिंपल करने के लिए 5 सीरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? लेमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पुफन, ठीक है। ये इतनी सारी लाइंस होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में पाई जाती हैं, और इसी वजह से हमने इनको 5 क्लास में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द साइंटिस्ट जिसने इसको पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि लेमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पफन के लिए जो N1 की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे N1 इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है और इसके लिए 5 है, ठीक है। कैसे, क्यों हमने ये बोला था कि N1 1 2 3 4 5 इन सीरीज के लिए फिक्स है? आपको ये भी पता है कि कौन सी जो रेडिएशन है वो कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड, आप सब जानते हो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि व्हाई दिस 1 2 3 4 इज फिक्स इन दिस टाइप ऑफ सीरीज, ओके। अब मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वही सबसे सिंपल है। ये फर्स्ट
एनर्जी स्टेट, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सब। ओके, एक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में जा सकता है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकता है, 5वें से पहले में आ सकता है, चौथे से दूसरे में आ सकता है, चौथे से तीसरे में, इस तरह से आ सकता है। तो लेमैन सीरीज के अंदर जो लाइंस बनती है ना, उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बेटा जो लेमैन रीजन की जो लाइंस है दैट विल लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, कि लेमैन की जो है वो यूवी रीजन के अंदर इनकी रेडिएशंस होती हैं। इसका मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की रेंज कंफर्म हो गई कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। कि लेमैन के अंदर चाहे आपके पास 1000 लाइन हो, उन 1000 लाइंस की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के बीच में मिलेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सिंपल। इसका मतलब एक एनर्जी का अमाउंट फिक्स है कि इतनी एनर्जी ही रिलीज हो सकती है, उससे ज्यादा या कम नहीं, फिर वो दूसरी लाइन बन जाएगी, लेमैन नहीं होगी। ओके, सो लेमैन के अंदर ये लाइंस कब आती हैं? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी शेल से फर्स्ट में आ रहा है, भाई उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी और वो पहले से दूसरे में चला गया, अब वो दूसरे से पहले में आ रहा है एनर्जी मिट करके, तो जो लाइन बाहर निकलेगी उसकी जो एनर्जी है वो उस हिसाब की होगी कि उसकी वेवलेंथ लेमैन सीरीज को मैच करे, अल्ट्रावायलेट को मैच करे। या इलेक्ट्रॉन हो सकता है तीसरे से पहले में आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले में आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले में आ रहा हो। बात समझे मेरी? ठीक है, क्योंकि हर सीरीज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मतलब जो एनर्जी इमिट की गई है ट्रांजिशन करते वक्त वो सबकी अलग अलग है। और लेमैन सीरीज की लाइंस कब बनती हैं? जब या तो इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले में आ रहा हो, चौथे से पहले में आ रहा हो, तीसरे से पहले में आ रहा हो, या फिर दूसरे से पहले में आ रहा हो। ठीक है, तो लेमैन सीरीज की पहली लाइन कब बनेगी? पहली लाइन लेमैन सीरीज फर्स्ट लाइन क्या होगी? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किससे दूसरे से पहले में आ रहा हो। हम इमिशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इमिट हो रही है ना रेडिएशन, तो ये मेरा N2 है और ये मेरा N1 है, दिस इज माय N2 एंड दिस इज N1। दूसरी लाइन कब बनेगी? जब तीसरे से पहले में आ रहा हो, ठीक है। तीसरी लाइन कब बनेगी? जब चौथे से पहले में चौथे से पहले में आ रहा हो, थर्ड। फोर्थ लाइन कब बनेगी लेमैन की? जब फिफ्थ से तुम्हारा किस में आ रहा हो, फर्स्ट में आ रहा हो। बात समझे? ऐसे आगे और बढ़ते जाओ, क्योंकि शेल्स तो फिक्स होती नहीं है, बहुत सारी आगे। तो लेमैन सीरीज की पहली लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। सेकंड लाइन का मतलब है कि जो ऑर्बिट जो जिसमें ट्रांजिशन हो रही है वो तीसरे से पहले में हो रही है। थर्ड लाइन का मतलब है चौथे से पहले में हो रही है, इसका मतलब है 5वें से पहले में हो रही है। दैट्स व्हाई N1 इज फिक्स, क्योंकि ट्रांजिशन का तो कोई भी मतलब यूं समझ लीजिए मेथड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जो हो वो फिफ्थ से खाली सेकंड में आ रहा हो सकता है थर्ड से जो है आपका वो सेकंड में ही आ रहा हो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि सब फर्स्ट तक ही आएंगे। तो इसने क्या किया कि लेमैन सीरीज की सारी लाइंस तब बनती है जब कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है, जो एनर्जी रिलीज करता है वो इस रीजन की एनर्जी से मैच करती है। ओके, अब बाल्मर की कब बनेगी? बाल्मर सीरीज की लाइंस कब बनती है? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आ रहा हो, चौथे से दूसरे में आ रहा हो, या 5वें से दूसरे में आ रहा हो, या फिर छठे से दूसरे में आ रहा हो। ठीक है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट जैसे 6, 5, 4, 3 इन ऑर्बिटल से अगर सेकंड जो है ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, उसकी ग्राउंड स्टेट मतलब सेकंड शेल हो, तब बाल्मर सीरीज की जो लाइन है वो बनती है। अब बाल्मर सीरीज की पहली लाइन क्या हो जाएगी? फर्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन जब किससे आ रहा हो, थर्ड से 2 में आ रहा हो, फोर्थ से 2 में आ रहा हो तो सेकंड लाइन बन जाएगी। थर्ड लाइन क्या बनेगी? जब फिफ्थ से 2 में आ रहा हो। फोर्थ लाइन क्या बनेगी? जब 6 से किस में आ रहा हो, 2 में। मतलब पहली लाइन बाल्मर की होगी जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप करें, यहां से यहां और यहां से यहां, ये आपका 6th जो है वो ऑर्बिट है। तो बाल्मर सीरीज के केस में एनर्जी इतनी ही इमिट होती है कि उसकी रेंज किसकी आ जाती है? विजिबल वाली स्पेक्ट्रम के बीच में लाई करती है, तो उतनी वेवलेंथ और उतनी फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा। बात करें इनकी, तो जब पास्टन सीरीज है तो पास्टन सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू 3 है, मतलब अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड है ना, तो 4 से 3 में आएगा, 5 से 3 में आएगा, या फिर 6 से 3 में, मतलब आगे भी कर सकते हो। ठीक है, के पास
पाश्चन है तो इसका मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वो आपका थर्ड ऑर्बिट है। किसी बाहर के ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उससे पाश्चन वाली लाइनें बनेगी। ओके, सो पाश्चन की पहली लाइन क्या हो जाएगी, 3 से, जब आपका इलेक्ट्रॉन 4th से 3 में आ रहा हो, 5th से 3 में आ रहा हो, 6th से 3 में आ रहा हो, 7th से 3 में आ रहा हो, तो ये पाश्चन की पहली लाइन, ये उसकी दूसरी लाइन, ये उसकी तीसरी और उसकी चौथी। सेम इसी तरह ब्रैकेट कब बनेगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चौथे एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा हो एनर्जी मिट करके। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5वें से चौथे में आ रहा हो, छठे से चौथे में आ रहा हो, या फिर मान लो 7वें से चौथे में आ रहा हो एनर्जी रिलीज करते हुए। ओके, सो ब्रैकेट के अंदर आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो हो जाएगी फ्रॉम 5th to 4th आ रहा हो, 6th to 4th आ रहा हो, 7th to 4th आ रहा हो, 8th to 4th आ रहा हो, इस तरह से। ठीक है, इन तीनों को IR रीजन के अंदर आप रखते हो, मतलब इनकी जो वेवलेंथ निकलेंगी एनर्जीज रेडिएशंस की वो सब IR में होंगे। अगर आप पिफंड की बात करो तो मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5th एनर्जी स्टेट में वापस आ रहा है। अब 5th में कहां से कहां तक आ सकता है, हो सकता है ये 6 से 5th में आ रहा हो सकता है ये 7th से 5th में आ रहा हो सकता है ये 8th से किस में आ रहा हो, 5th से आ रहा हो। तो जब इलेक्ट्रॉन 6 से 5th में आएगा तो ये फर्स्ट पिफंड की लाइन बनाएगा, ये सेकंड पिफंड लाइन होगी और ये थर्ड आपकी पिफंड की लाइन होगी। क्योंकि दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज हैं कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस लेवल में जंप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो बेटा इमिट भी अलग अलग ही करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन ने कितनी इमिट की, किसी ने कितनी इमिट की, तो उस एनर्जी इमिटेड के हिसाब से आपकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी हाइड्रोजन एटम की। इस वजह से आपको दुनिया भर की लाइंस देखने को मिलती हैं और ट्रांजिशन जो जो पॉसिबल है ना उस हिसाब से लाइंस बनती चली जाती हैं। ठीक है, कि हमने बढ़ते हुए वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर दिया और जो अलग अलग लाइन मिल रही है वो अलग अलग सीरीज में बांट दी हमने। क्यों, क्योंकि भाई जिन सीरीज के लिए N11 है वो लेमैन की लाइंस है, जिन सीरीज के लिए N12 है वो बाल्मर सीरीज की लाइन है, N13 पाश्चन के लिए, N14 ब्रैकेट के लिए, और जिनके अंदर N15 है वो हमारी पिफंड की लाइंस होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है, ये नहीं कि आपको लेमन में सिर्फ 3 लाइन मिलेंगी या पाश्चन में सिर्फ 4 लाइन मिलेंगी, वो बहुत सारी होंगी डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में से निकल के नीचे आ रहा है। अब आपको समझ में आया कि हमने जो वैल्यूज N1, N2, N3, N4 ली थी ये फिक्स क्यों ली थी, क्योंकि बेटा इसकी जो एनर्जी है ना उस हिसाब से हमने इनका N1 जो है वो क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ दैट नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब लास्ट टॉपिक बचता है बोहर वाले के अंदर कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था इसमें, रदरफोर्ड की तो सारी ही लिमिटेशंस दूर कर दी थी, बट स्टिल इट कंटेन्स सम ड्रॉबैक्स, अभी भी इसमें कुछ कमियां जो है वो रह गई थी। टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो क्या कमी रह गई थी बोहर मॉडल में, तो सबसे पहले इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब हाइड्रोजन का तो फिर भी इसने समझा दिया था कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो लाइंस आ रही है उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन हमने दी वो थी, पर हाइड्रोजन के अलावा अगर आप किसी बड़े एटम का स्पेक्ट्रम करेंगे, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हाइड्रोजन को तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, बाकी अगर आप किसी का लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो उनका नहीं समझा पाया कि एक्चुअली में ये क्या है। और कई बार ये भी देखने को मिला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मेन लाइन है ना वो कई बार छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस चीज को भी नहीं समझा पाया कि हाइड्रोजन एटम के अलावा जो बाकी बड़े बड़े एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर काफी हाई है उनका स्पेक्ट्रम कैसे होता है, और कई बार मेन लाइन छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट क्यों हो जाती है, टूट क्यों जाती है। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोहर मॉडल। सेकंड है ये जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट नहीं समझा पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमेंस इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बेटा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ऐसे सोर्स को लेके जा रहे हो जो कि रेडिएशंस इमिट कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही है, इमिट हो रही है,
और उन रेडिएशंस को आपने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखा, वो स्पेक्ट्रम बन गया इमिशन स्पेक्ट्रा। ऐसे किसी सोर्स को जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, ठीक है, आपने उसका स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। अब इस रेडिएशन इमिट करते हुए सोर्स को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ले जाऊं या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ले जाऊं, तो इसके स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस है ना, वो और छोटी छोटी लाइंस में टूट जाती है। ठीक है, जो मतलब मेन लाइंस आपको नजर आ रही है, जैसे मान लो ये आपको नजर आएगी लाइंस, अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये लाइंस और छोटी छोटी लाइंस में टूट जाती हैं। उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बेटा बोहर। अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उस सोर्स को रखते हैं और उसकी लाइन स्प्लिट हो रही है स्पेक्ट्रम की, तो हम उसको जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हो और लाइन स्प्लिट हो जाती है स्पेक्ट्रम की, तो इसको हम स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं। बोहर मॉडल ये बात नहीं समझा पाया कि एक्चुअली में ये लाइंस छोटे छोटे लाइंस में स्प्लिट क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। He was not able to explain 3D model of atom. इसने ये बोला था कि एटम में ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो बेटा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, मतलब एक प्लेन स्ट्रक्चर हुआ एटम का। जबकि हमें पता है एटम्स तो गोल होते हैं, स्फीयर की तरह होते हैं, स्फीयर तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सो बोहर मॉडल 2 डायमेंशन में मानता है एटम को, जबकि 3 डायमेंशन के अंदर होता है एटम। तो ये चीज नहीं समझा पाया कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट फिर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, ये नहीं समझा पाया। ठीक है, सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये चीज भी नहीं समझा पाया कि किसी मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। और लास्ट जो चीज ये नहीं समझा पाया वो अभी आपने पढ़ी नहीं है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स के बाद आपका वही है। ओके, सो ये 5 मेन लिमिटेशंस थी कि हाइड्रोजन एटम के अलावा दूसरा कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। किसी भी इमिटिंग रेडिएशन इमिटिंग सोर्स को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम की लाइंस और छोटी छोटी लाइंस में टूट जाती हैं, उसका कारण नहीं समझा पाया। एटम्स को 2 डायमेंशन मान के समझा रहा था अपने मॉडल में, इसने एटम को 2 डायमेंशन माना था, जबकि एटम 3 डायमेंशन होते हैं, नहीं समझा पाया। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शेप कुछ और होगी तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की कुछ और होगी। ठीक है, ये नहीं समझा पाया कि शेप अलग अलग कैसे हैं। लास्ट जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली में ये मान के चलता है कि लाइट का नेचर ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब उसमें बोथ कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव भी। ये चीज नहीं समझा पाया क्योंकि बोहर बेटा क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। जबकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लाइट में तो दोनों ही गुण होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। तो अगर आप सिर्फ पार्टिकल लेके चीजों को समझाओगे तो वेव नेचर को कौन कंसिडर करेगा? तो बोहर ने वेव नेचर कंसिडर नहीं किया, किसका? लाइट का, रेडिएशन का। तो ये उस चीज को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दैट्स ऑल फॉर द डिबेट। एंड वन मोर थिंग, अभी आपके यूटी होने वाले हैं स्टार्टिंग फॉर 27, तो आई थिंक 27 को केमिस्ट्री का ही है। तो सिलेबस वैसे मैंने मेंशन कर दिया है ग्रुप में, बट मैं आपको बता देती हूँ कि सेकंड चैप्टर आएगा आपका अप टू द बोहर्स मॉडल, जो आज मैंने कंप्लीट किया है वहां तक। ठीक है, आज हमने लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल तक कंप्लीट किया, यहाँ आपका बोहर मॉडल पूरा हो जाता है तो यहाँ तक आपका सिलेबस आएगा यूनिट टेस्ट के अंदर, जहां से सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था वहां से। सेकंड चैप्टर में जो जो मैंने पढ़ाया है, वो जो कुछ डिलीटेड पोर्शंस थे वो मैंने आपको नहीं पढ़ाए, तो उनको नहीं करना है। ठीक है, वो पोर्शन मत करना जो अभी डिलीट कर दिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो आपको वो। तो जो जो वीडियोस में टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे टॉपिक न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी, तो थ्योरी भी तो देंगे ही देंगे, पर क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं इस चैप्टर में, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स अब तक आए हैं जिन फॉर्मूलोज के ऊपर, वो सारे के सारे हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। तो मैं एटलीस्ट आपको 6 नंबर के न्यूमेरिकल और बचा हुआ जो 14 नंबर का है वो आपको आई थिंक थ्योरी का पार्ट आपका रहेगा। यूटी देना हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, आपके नंबर कम आए या ज्यादा आए, आपको यूटी जरूर देना है। ठीक है, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखानी है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं,
जबकि नोटबुक चेकिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप अपने जो भी फोटोज हैं लास्ट 10 to 5 पेजेस की वो आप मेरे को सेंड कर दीजिए। एंड नाउ इट इज कंपल्सरी, आप हमेशा यूटी देंगे ही देंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। नंबर कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, अब्सेंट होने से तो मच बेटर है कि आपके 20 में से 10 नंबर आए या फिर 8 आए या फिर 12 आ जाए, कम से कम आप कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे। अब्सेंट्स का तो कोई नहीं है। और फिर जैसे कोरोना का बेटा इस टाइम चल रहा है, जैसे 10th के एग्जाम नहीं हो पाए, ठीक है, तो आपको स्कूल ने ही जो बच्चों के प्री बोर्ड हैं, बाकी टेस्ट है, उनके हिसाब से मार्क्स लगाए। तो मैं भी कुछ नहीं कह सकते आगे क्या हो। तो अगर आप कोई टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया, तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो कंपलसरी हर बच्चा यूटी देगा। ओके, दैट्स ऑल।